गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी गीतिका का पाठ 6 जिसका शीर्षक है गिल्लू, जो कि कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा, जो कि हिंदी साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उन्हीं के द्वारा रचित इस रेखा चित्र को पढ़ेंगे। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र जैसे हम किसी चीज़ को याद करके उसका स्केच बनाते हैं, उसी तरह से किसी व्यक्ति के बारे में जब हम याद करते हैं और उसके क्रियाकलापों को, उसने क्या क्या किया, वो लिखते हैं, उसे ही हम रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र में जो लेखक होता है वह किसी व्यक्ति, किसी भी अपने करीबी के बारे में, वह क्या करता था, कैसे रहता था, उसके बारे में जब लिखते हैं, कहीं ना कहीं लेखक का प्रभाव रेखा चित्र में ज़रूर रहता है। तो इस रेखा चित्र को हम पढ़ते हैं। एक सोन जूही का पेड़ है, लता है, बेल है। उस बेल पर खिले हुए पीली कली को देखकर अनायास ही महादेवी वर्मा यानी लेखिका को एक छोटे से जीव की याद आ गई, जो कि उस बेल के नीचे खेला करता था, कूदता रहता था और उनके आसपास घूमता रहता था। तो उस पीली कली को खिला हुआ देखकर उनको, लेखिका को, उस छोटे से जीव की याद आ गई। वह जीव क्या था? एक गिलहरी थी, जो एक दिन अचानक कमरे के बरामदे में उन्होंने देखा कि 2 गमले रखे हुए हैं। उन गमले के चारों ओर 2 कौवे चोंच से मार रहे हैं। तो उनको लगा जैसे कि वो छुआछुआवल यानी पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा पास जाकर तो दिखाई दिया कि एक छोटा सा जीव, जो कि एक छोटा सा बच्चा है गिलहरी का, जो लगता है कि अपने घोंसले से या किसी तरह से गिर गया है, उसको वो कौवे चोंच से मार रहे थे, उसको घायल करना चाह रहे थे, ताकि घायल करके वो उसे अपना आहार बना लें। तो किसी तरह से कौवों से उन्होंने उसे बचाया और फिर उसे अपने पास उठा करके उसकी सेवा की, उसको ठीक किया। ऐसे तो लोगों ने कहा कि कौवे की चोंच से चोट लगने के बाद वह शायद ठीक नहीं हो पाए, लेकिन लेखिका ने रुई से उसके रक्त को पोंछा, उसके घावों पे मलहम लगाया और एक रुई की पतली सी बत्ती से उसको मुंह में दूध पिलाने का प्रयास किया। तुरंत तो नहीं पिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह खाने पीने लगा और स्वस्थ हो गया। तो बच्चों, जीव जो होते हैं, छोटे जीव, वो उनके साथ अगर हम अच्छा व्यवहार करें तो वो कभी भूलते नहीं हैं। तो इस तरह से उन्होंने, लेखिका ने उसकी जो सेवा की थी, उसको ठीक किया था, तो वह हमेशा लेखिका के आसपास रहने लगा। लेखिका ने उसे एक अपने जो उनके पढ़ने का कमरा था, उसके खिड़की में एक दलिया में रुई बिछा करके उसके लिए घर बना दिया, जिसमें वह रहता था और वहीं पे धूप आती थी, धूप में खेलता रहता था, उनके आसपास रहता था। धीरे धीरे उसके रोए, जो एकदम कोमल से रोए थे, वो झब्बेदार रोए हो गए, उसकी आँख चमकीली हो गई, उसकी झब्बेदार पूँछ हो गई। और इस तरह जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो सब उसको देखकर विस्मित होते थे और उसे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया गया, यानी उसका नामकरण कर दिया गया और उसका नाम उन्होंने रख दिया, लेखिका ने रख दिया गिल्लू। गिल्लू 2 वर्ष तक उसी खिड़की में रहा, जहाँ पर उन्होंने उसको डलिया में रुई बिछा करके रखा था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह अनेक तरह के उपाय करता। जब लेखिका अपने कमरे में पढ़ती रहती थी तो वह सोचता कि लेखिका का सारा ध्यान मुझ पर हो, इसलिए वह
सर से कभी पर्दे पर, कभी ऊपर, कभी नीचे करता रहता था। जब उसे भूख लगती थी वह चिक चिक करके लेखिका को सूचना देता था। लेखिका को पता चल जाता था कि इसे भूख लगी है, तो वह उसे काजू या बिस्किट देती थी, जिसे वह कुतर कुतर कर उसी उनकी टेबल पर खाता रहता था। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत लेखिका ने उसके लिए खिड़की की जाली का कोना खोल दिया। जब गिल्लू थोड़ा बड़ा हुआ, गिलहरी थोड़ी बड़ी हुई, उस खिड़की पर और गिलहरियाँ आने लगीं और चिक चिक करने लगीं, तो उसे लगा मानो कि वो उसे बुला रही हैं और वह उन्हें अपनेपन की नज़र से देखता रहता। तो लेखिका को लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है, इसे बांध कर नहीं रखना चाहिए, इस तरह से नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने खिड़की की कीलें निकाल दी, जिससे वह बाहर खुली हवा में सांस ले सके और आ जा सके। जब लेखिका घर पर नहीं होती तो वह भी निकल जाता, अब पेड़ों पर झूले झूलता, अपने गिलहरियों के झुंड में रहता, और लेखिका के घर आने का जब समय होता तो वह वापस आकर उनको आश्चर्यचकित कर देता, जैसे उसे ऐसा करने में मज़ा आता। यह उसकी आदत में हो गया कि लेखिका के आने से पहले वह आकर के उनको आश्चर्यचकित कर दे। इस तरह से दिन बीतते गए। गिल्लू जो है उनके घर परिवार में एकदम अच्छे से खेलता, उनके आसपास रहता और उनको अच्छे से समझता। लेखिका ने उसके क्रियाकलापों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। लेखिका को जीवों से बहुत प्रेम था। उन्होंने बहुत सारे जीव अपने पास रखे थे, किंतु किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उनकी थाली में खाना खा सके। किंतु गिल्लू ये ऐसा था जो खाना खाने से पहले उनकी थाली में जाकर बैठ जाता। बहुत कठिनाई से लेखिका ने गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया और धीरे धीरे वह बहुत ही सफाई से लेखिका की थाली से एक एक चावल उठाकर खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था। काजू के अलावा अगर काजू उसे नहीं मिलता तो वो अन्य खाद्य पदार्थों को या तो हाथ नहीं लगाता था या फिर नीचे उतरकर गिरा देता था। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन अचानक मोटर दुर्घटना में लेखिका घायल हो गई। जब लेखिका घायल हो गई तो गिल्लू कई दिनों तक वो अस्पताल में थी। जब वो घर आई तो गिल्लू को खाना देखा उन्होंने, लेखिका ने, कि गिल्लू ने खाना भी नहीं खाया है और बहुत सारे काजू उसका जो रहने का स्थान था वहाँ पर पड़े हुए हैं। गिल्लू लेखिका के आने के बाद उनके हमेशा आसपास रहता, अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता, लगता कि वह उनकी परिचारिका है। और जब वह ठीक हुई, गर्मियों में काम करती रहती, तो गिल्लू बाहर नहीं जाता और अपने झूले में बैठे रहता और उनको देखता रहता। गिल्लू ने गर्मी से बचने का उपाय भी ढूंढ लिया था। वह लेखिका के कमरे में रखी हुई सुराही के ऊपर बैठ जाता, जिससे उसे ठंडक भी मिलती और लेखिका के हमेशा समीप भी रहता। इस तरह दिन कटते कटते 2 वर्ष का समय बीत गया। कहते हैं गिलहरियों का जीवन काल 2 वर्ष का होता है। गिलहरियों की जो जीवन अवधि होती है वो 2 वर्ष की होती है। अतः वह 2 वर्ष में अपने जीवन को पूरा जी चुका था। उसकी जीवन यात्रा का अंत होने वाला था। एक दिन भर उसने न कुछ खाया और न ही बाहर गया। रात में उसको लगा कि अब वह उसका अंतिम समय है, इसलिए वह अपने झूले से उतर करके
लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर, वही उंगली पकड़ा था जो उस समय बचपन में लेखिका, जब उसको चोट लगी थी तो उंगली पकड़कर लेखिका ने उसे उठाया था, वही उंगली पकड़कर वह बैठा रहा। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि लेखिका ने हीटर जलाया, उसे गर्मी देनी चाहिए, किंतु सुबह होने से पहले ही वह उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वह दूसरा जीवन प्राप्त करने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया, खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई, किंतु जो गिलहरियाँ जो आती थीं उससे मिलने, चिक चिक करती रहती थीं, उनकी नई पीढ़ियाँ यानी उनके जो बच्चे होते थे वो उस पर आकर चिक चिक करती रहती और सोनजूही पर वसंत आता रहता। यानी सोनजूही जो बेल थी जिस पर फूल खिले थे, जिसको देख करके लेखिका को गिल्लू की याद आई थी, तो उन्होंने उसकी समाधि उसी सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनवा दी, क्योंकि यह सोनजूही की बेल उसको बहुत ही प्रिय थी। वह उसी पर खेला करता था, उसी पर कूदा करता था। जब उस पर कली खिली तो लेखिका को यह संतोष हुआ कि यह गिल्लू ही है। इस रेखा चित्र में लेखिका ने अपनी दया भावना का चित्र खींचा है। बच्चों, हमें अगर कोई भी जीव असहाय मिले तो उसके ऊपर दया करनी चाहिए। जीवों से, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, प्रेम भाव रखना चाहिए। सब हम ईश्वर की संतानें हैं, हम सभी को ईश्वर ने बनाया है, तो हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि मूक जीव को हम, अगर वह असहाय स्थिति में है तो उसे जीवन प्रदान करें, उसे जो है प्रेम करें, उस पर दया भावना दिखाएं। तो इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू के माध्यम से अपने अंदर छिपी हुई दया भावना और प्रेम भावना का चित्र खींचा है, तथा और गिल्लू ने भी उनकी सेवा, शुश्रूषा, प्रेम और दया का उतना ही आभार प्रकट किया है अपने क्रियाकलापों में। तो इसे आप एक बार पुनः स्वयं रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे।